दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम चालू करेंगे लघु एवं बृहत परंपरा, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण तथा सामाजिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले लघु एवं बृहत परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, किसने लघु और बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया था? ऑप्शन है मैकिम मैरियट, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेतेई या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड। तो उत्तर है दोस्तों, लघु एवं बृहत परंपरा शब्द को रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा व्यक्त किया गया था या सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। लघु और बृहत परंपराएं जैसे सामाजिक अवधारणाओं का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकन मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया था। इन्होंने दो अवधारणाओं का प्रयोग मैक्सिको के कुछ समुदायों में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए किया था। परंपरा का ये वर्गीकरण सभ्यता के उद्विकासीय सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि साधारणतया लघु संस्कृति बृहद संस्कृति की ओर बढ़ती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जान लेते हैं कि जो परंपराएं सामान्य जन या निरक्षर कृषकों की होती हैं उसे लघु परंपरा कहते हैं। ये परंपरा समाज में सदियों से चली आने वाली अलिखित परंपरा है। दूसरा है कि जो परंपराएं धर्म ग्रंथों और आदि ग्रंथों पर आधारित है उसे हम बृहत परंपरा कहते हैं, और ये परंपरा समाज के संभ्रांत वर्ग या चिंतनशील लोगों की होती है। रेडफील्ड ने लघु परंपरा और बृहत परंपरा की अवधारणाओं का प्रयोग कृषक समाज की संस्कृति और शहरी समाज की संस्कृति के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए किया था। उन्होंने ग्रामीण परंपरा को अनौपचारिक और शहरी परंपरा को औपचारिक परंपरा माना है, और साथ ही साथ रेडफील्ड ने ग्रामीण और शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी अविच्छिन्नक या निरंतरता यानी फोक अर्बन कंटिन्यूअम की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। दोस्तों एस.सी. दुबे ने 5 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है, और आप जान लीजिए इसमें शास्त्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, पश्चिमी और उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं। तो एस.सी. दुबे ने भारतीय संदर्भ में इन परंपराओं का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है? तो उत्तर है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है? तो आप जानते हैं एस.सी. दुबे ने। दोस्तों भारतीय समाजशास्त्री एस.सी. दुबे ने ग्रामीण जीवन का अध्ययन करके यहाँ सांस्कृतिक विविधताओं को 6 प्रमुख भागों में बांटा है। ये हैं शास्त्रीय परंपराएं, रीति रिवाज, क्षेत्रीय रीति रिवाज, स्थानीय परंपराएं, पश्चिमी रीति रिवाज और नवोदित राष्ट्रीय रीति रिवाज, और विभिन्न समूहों की उप सांस्कृतिक परंपराएं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेपी सिंह ने अपनी पुस्तक सामाजिक परिवर्तन में एस.सी. दुबे द्वारा परंपराओं के 5 प्रकार के वर्गीकरण बताए हैं, जबकि रविन्द्रनाथ मुखर्जी और भरत अग्रवाल ने समाजशास्त्र पुस्तक में एस.सी. दुबे के 6 प्रकार की परंपराओं के वर्गीकरण का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषक समाज आधा समाज है, यानी पीजेंट सोसाइटी इज ए हाफ सोसाइटी, सो द पीजेंट कल्चर इज हाफ कल्चर। ये विचार किसका है? ऑप्शन देखिए, जॉर्ज फॉस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास या ऑस्कर लेविस। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है जॉर्ज फॉस्टर। दोस्तों कृषक समाज आधा समाज है, इसलिए कृषक संस्कृति आधी संस्कृति है, ये कथन जॉर्ज फॉस्टर का है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने लघु और बृहद परंपराओं का अध्ययन किया है? आपको बताना है। तो उत्तर है मैकिम मैरियट। दोस्तों आप जान लीजिए कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु और बृहद परंपराओं की अवधारणा प्रस्तुत की। उसके बाद मैकिम मैरियट ने इसे स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की प्रक्रियाओं में उल्लेख किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लघु और बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया है, आपको बताना है। तो उत्तर है लघु और बृहत परंपरा शब्द को दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा व्यक्त किया गया है और इन्हीं के आधार पर दोस्तों मैकी मैरियट ने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है, आपको बताना है। लोक कथा, दंत कथा, रामायण या विवाह गीत। तो सही उत्तर है रामायण। दोस्तों लोक कथा, दंत कथा और विवाह गीत ये लोक परंपरा लघु परंपरा के अंग हैं और जिन धार्मिक क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, लोकगीत, लोक कथा, लोक नृत्य और जादू क्रियाओं का लिखित साहित्य नहीं है वे लघु परंपराएं कहलाती हैं। लघु परंपरा का जन्म और विकास अशिक्षित कृषक समाजों में होता है और वहीं उसे अस्थायित्व भी मिलता है और जिन परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनकी विषय वस्तु शास्त्रीय और सांस्कृतिक होती है और जो लिखित, व्यवस्थित और चिंतनशील हैं, जिनका दायरा संपूर्ण देश है, बृहत परंपराएं कहलाती हैं। तो लघु परंपराएं स्थानीय क्षेत्र में कृषक समाज में हैं और ये अनौपचारिक हैं, ये अलिखित परंपराएं हैं, जबकि जो बृहत परंपराएं हैं इनका विषय वस्तु विस्तृत है, ये संपूर्ण देश में इनका दायरा विस्तृत है और ये लिखित होती हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं भारतीय समाज का आधुनिकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड क्या है। देखिए, जन सहभागिता, विवेकशीलता, गतिशीलता या औद्योगिकरण। तो सही उत्तर है औद्योगिकरण। दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है और आप जान लीजिए कि आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत या पूर्व आधुनिक समाज की विशेषताओं को अपनाते हैं और साधारणतः आधुनिकीकरण के आदर्श पाश्चात्य देश और उनमें होने वाले परिवर्तन रहे हैं। आधुनिकता औद्योगिकरण का परिणाम है और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो सांस्कृतिक क्रांति हुई है उसको आधुनिकता के अंतर्गत वर्णन किया जाता है। एक विचारक हैं लर्नर, इनका मानना है कि पश्चिमी मॉडल केवल ऐतिहासिक दृष्टि से पश्चिमी है, समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्वव्यापी। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि ये कथन किसका है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक निरूपित करती है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन हैं आपके यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन हैं एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर या फिर योगेंद्र सिंह। तो सही उत्तर है योगेंद्र सिंह। दोस्तों योगेंद्र सिंह का महत्वपूर्ण कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। अगला प्रश्न है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का है, जो कहते हैं कि जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मजनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है और इस सामान्यीकरण का इनसे संबंध है। एस.सी. दुबे, जेम्स ओ कॉनेल, डेनियल बेल या योगेंद्र सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह का मानना है दोस्तों, ब्रह्मजनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है, यानी मॉडर्नाइजेशन रिप्रेजेंट्स द नेट बैलेंस ऑफ चेंजेस फॉलोइंग फ्रॉम हेटेरोजेनिक कॉन्टैक्ट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। पहला है कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव और पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राजनैतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? देखिए, मुगल कालीन शासनकाल, राजा रजवाड़ों का काल, अंग्रेजी शासनकाल या स्वतंत्र भारत का शासनकाल। तो सही उत्तर है अंग्रेजी शासनकाल। दोस्तों भारत में जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है इसके अधिकांश मूल्यों का स्रोत अंग्रेजी शासनकाल है
क्योंकि केंद्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना पूर्व ब्रिटिशकालीन भारत में नहीं हुई थी। भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, यानी केंद्रीय सत्ता का संपूर्णतः अभाव था और न ही राष्ट्रीय राज्य का निर्माण ही हुआ था। और यहाँ पर भारतीय समाज में धार्मिक रूढ़िवादिता, अज्ञानता और सामाजिक असमानता का बोलबाला था। लोगों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश शासन ने ही भारतीय समाज में राजनीतिक आधुनिकीकरण की नींव रखी। संपूर्ण देश को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाने का प्रयास हुआ और ब्रिटिश शासन द्वारा ही स्थापित राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम ये था कि संकुचित स्थानीय निष्ठा का स्थान संपूर्ण देश के प्रति निष्ठा ने ले लिया। अखंड और केंद्रीय भारत का विचार इस राजनीतिक एकीकरण का ही परिणाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरक तत्व क्या है? ऑप्शन देखिए, बाजारों की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल और इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। और आप जान लीजिए, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी प्रेरक तत्व रहे हैं। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक जीवन, राजनीतिक और व्यापारिक क्षेत्र से लेकर संगीत, वेशभूषा और जन मीडिया के क्षेत्रों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत द्रुत गति से प्रभावित हुआ है और दुनिया के सभी देशों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार पर एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। इसके प्रमुख प्रेरक तत्व उदारीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, क्रमिक निजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के नए उपकरण और कंप्यूटर युग, सहायता मूल्यों में कटौती आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के प्रयोग से पूरा विश्व एक गांव बन गया है। ऑप्शन देखिए, मार्शल मैकलुहान, देखिए मार्शल मैकलुहान, एच मार्क्यूजे, जे हैबरमास या एम कैस्टेल्स। तो सही उत्तर है मार्शल मैकलुहान। आप जान लीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के प्रयोग से पूरा विश्व एक गांव बन गया है और ये कथन मार्शल मैकलुहान का है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल विलेज की संकल्पना जो है ये मार्शल मैकलुहान द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? समाज की संरचना गतिशीलता यानी स्ट्रक्चर मोबिलाइजेशन किसे कहते हैं? ऑप्शन है, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, या फिर जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, अथवा जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो समाज की संरचना गतिशीलता कहते हैं जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, यानी उनके स्टेटस, जीवन स्तर में सुधार होता है। समाजशास्त्री अध्ययन में गतिशीलता से तात्पर्य एक सामाजिक व्यवस्था से एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पा लेने से है, जिसके फलस्वरूप इस स्तरीकृत सामाजिक व्यवस्था में गतिशील व्यक्ति का स्थान ऊंचा उठता है या नीचे चला जाता है। एक स्थान से ऊपर उठकर दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेना जो उसे ऊंचा है, निसंदेह गतिशीलता है। और सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय है किसी व्यक्ति या समूह की श्रेणी या प्रतिष्ठा में परिवर्तन। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, लेकिन फिर संशोधित उत्तर कुंजी में ऑप्शन ए माना गया है कि समाज की संरचना गतिशीलता जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? ऑप्शन देखिए, E.W. स्टीवर्ट, टालकाट पार्सन, कार्ल मैनहीम या N.F. नाडाल। तो सही उत्तर है कार्ल मैनहीम ने। दोस्तों, कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल माना है और सामाजिक संरचना शब्द का रचना सबसे पहले इसका प्रयोग स्पेंसर ने किया था। टालकाट पार्सन्स के अनुसार संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों के साथ समूह के प्रत्येक व्यक्ति की स्थितियों और भूमिकाओं की विशिष्ट व्यवस्था को प्रकट करने के लिए सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। और नाडाल के अनुसार सामाजिक संरचना मूर्त होती है
जिसे सदस्यों के व्यवहारों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन है आगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम या फिर मैक्स वेबर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मैक्स वेबर। दोस्तों मैक्स वेबर ने सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सबसे पहले सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया गया है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का विस्तृत तौर पर अध्ययन किया है और उसे तार्किक और औचित्यपूर्ण सत्ता यानी कानूनी और तार्किक सत्ता के रूप में व्याख्यायित किया था। अगला प्रश्न है सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन देखिए मर्टन, कूले, मैकाइवर या स्पेंसर। तो सही उत्तर है स्पेंसर। दोस्तों स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है संस्थाएं, समूह, समितियां या इनमें से सभी। तो सही उत्तर है सामाजिक संरचना की इकाई इनमें से सभी हैं, चाहे संस्था हो, समूह हो, समितियां हो, ये सभी सामाजिक संरचना की इकाइयों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक संरचना के तत्व या तत्वों को इंगित कीजिए। देखिए सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित और व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, समूहों के बीच अंतर संबंध या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सामाजिक संरचना के ये सभी तत्व हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सामाजिक संरचना के तत्वों में सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, समूहों के बीच अंतर संबंध और आदर्श नियम सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? ऑप्शन देखिए भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं और परिस्थितियां या संस्थाएं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा भाषा, ऑप्शन ए। जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताए हैं। विभिन्न प्रकार के छोटे समूह, इसके अलावा भूमिका, नियामक प्रतिमान या मानदंड और सांस्कृतिक मूल्य। लाइट और केयर ने सामाजिक संरचना के 4 तत्वों की चर्चा की है, परिस्थिति, भूमिका, समूह और संस्था। तो इस प्रकार से भाषा दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। और याद रखिएगा कि देखिए सामाजिक संरचना का पहलू क्या नहीं है, तो भाषा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है, जबकि प्रतिमान, भूमिकाएं और परिस्थितियां और संस्थाएं ये सभी सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? देखिए विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक भूमिका। तो जान लीजिए विचार सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको बताना है। व्यक्ति, परिस्थिति, भूमिका और समूह। तो सही उत्तर है व्यक्ति यानी इंडिविजुअल। दोस्तों सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। इससे बड़ी इकाई क्रमशः परिवार, नातेदारी समूह, वंश समूह, उपजाति और वर्ण है। परिस्थिति और भूमिका यानी स्टेटस एंड जो रोल है उस ये सभी सामाजिक संरचना के तत्व हैं। और व्यक्ति जान लीजिए सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है, आपको बताना है। देखिए परिवार का आकार और स्वजनों की संख्या, परिस्थिति और भूमिका, आयु और लिंग अनुपात या प्रजनन एवं मृत्यु दर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिस्थिति और भूमिका। दोस्तों सामाजिक संरचना के निर्माणकारी तत्वों में आप जानते हैं परिस्थिति और भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए कि प्रतिमान, भूमिकाएं और परिस्थितियां, संस्थाएं ये सभी सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10। तो सही उत्तर है 4 प्रमुख प्रकार।
दोस्तों आप जान लीजिए कि टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है। इसमें आप देख लीजिए सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविक व्यवस्था है। तो एक बार फिर से आप जान लीजिए दोस्तों, टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है। सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविकी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? तो ऑप्शन देखिए देखिए लेवी स्ट्रास, जे लेवी, रेमंड फर्थ या इवांस प्रिचर्ड। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। इनका कहना है कि सामाजिक संरचना के पीछे वास्तविकता का तर्क ये देते हैं। इनका कहना है कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और संरचना व्यवस्था की विशेषताओं को दर्शाती है, लेकिन कई तत्वों से मिलकर बनी होती है। इनमें से कोई भी अन्य सभी तत्वों में परिवर्तन को प्रभावित किए बिना परिवर्तन से गुजर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक और सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य किसने अंतर स्थापित किया है? ऑप्शन देखिए नॉडेल, दुर्खीम, मर्टन या फिर रेडक्लिफ ब्राउन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, याद रखिएगा रेडक्लिफ ब्राउन। दोस्तों रेडक्लिफ ब्राउन ने वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना में अंतर किया है और वे समाज में व्यक्तियों और समूहों में प्रचलित संबंधों को सामाजिक संरचना मानते हैं, इसलिए वे सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने 1885 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया था और स्पेंसर सामाजिक संरचना को संस्थाओं का कुल योग मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, जे बेचोफिन, एच एल मॉर्गन या वी जी चाइल्ड। तो सही उत्तर है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। दोस्तों आप जान लीजिए कि रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं ये संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक हैं और अन्य समर्थकों में इवांस प्रिचर्ड और लेवी स्ट्रास। यानी संरचनात्मक विचारधारा के समर्थकों में ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचर्ड और लेवी स्ट्रास थे। इनका मानना है कि सामाजिक संरचनाएं उतनी ही वास्तविक हैं जितने कि वैयक्तिक अवयव। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि संरचनावाद किससे संबंधित है? आपको बताना है स्ट्रक्चरलिज्म। तो सही उत्तर है संरचनावाद लेवी स्ट्रास से संबंधित है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे इसमें मेलिनावस्की, मर्टन, लेवी स्ट्रास और पार्सन्स में से सही उत्तर आपका लेवी स्ट्रास हो जाएगा। संरचनावाद शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी सामाजिक मानवशास्त्री क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के द्वारा विकसित सिद्धांतों और पद्धतियों के उस समूह के लिए किया गया जिनकी रचना उन्होंने 1945 से 78 के बीच अपनी विभिन्न कृतियों स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1968 एवं 1977, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1969 और द सेवेज माइंड 1966 में किया है। लेवी स्ट्रास के अनुसार दोस्तों सभी संस्कृतियों के तत्व मूलतः एक ही मानसिक प्रक्रिया की उपज हैं जो संपूर्ण मानव में पाई जाती है और ये संभव है कि सांस्कृतिक दृष्टि से बाह्य रूप में भिन्नता हो लेकिन आंतरिक संरचना में समानता होती है जो मानव चिंतन की समान संरचना को प्रकट करती है। अगला प्रश्न है मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए लेवी स्ट्रास, ई कुर्जवेल, टी हॉकिस या स्कॉटलेस। तो सही उत्तर है लेवी स्ट्रास को। दोस्तों मानव शास्त्रीय संरचनावाद या एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म इसका पिता सी लेवी स्ट्रास को माना जाता है। लेवी स्ट्रास के अनुसार विभिन्न सामाजिक समूहों में सहबंध की स्थापना उपहार स्वरूप स्त्री विनिमय के कारण होती है और मानव मस्तिष्क में उपहार विनिमय की विशेषता या संरचना स्वाभाविक होती है। ये संरचना जो है द्वैत के विश्वव्यापी तर्क द्वारा परिचालित होती है। इसे दोहरा प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए लेवी स्ट्रास ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किनके मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर की? ऑप्शन है आपके देखिए सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध,
सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध और सामाजिक क्रिया, या फिर सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था। तो सही उत्तर है सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन ए। दोस्तों, लेवी स्ट्रॉस ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना इस आधार पर की कि उन्होंने सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध में अंतर नहीं किया है। आप जान लीजिए कि लेवी स्ट्रॉस ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध के मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर किया है। और सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर समाजशास्त्र की एक मौलिक अवधारणा है, परंतु उसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संरचनावादी है? ऑप्शन है एमाइल दुर्खीम, एस एफ नॉर्डेल, क्लाउड लेवी स्ट्रास या जुर्गन हैबरमास। तो आप जानते भी हैं क्लाउड लेवी स्ट्रास। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संरचनावादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवर्तक मानवशास्त्री क्लाउड लेवी स्ट्रास हैं, लेकिन सिद्धांत की पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्विट्जरलैंड के भाषाविद फर्डिनेंड सासोर को दिया जाता है। और इस दृष्टिकोण की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अध्ययन से हुई है और ये संचार यानी कम्युनिकेशन और संस्कृति को समझने के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हमने किन किन टॉपिक्स पे, लघु एवं बृहत परंपरा, सामाजिक संरचना, और इसके अलावा हमने लघु और बृहत परंपरा, सामाजिक संरचना, और इसके अलावा हमने दोस्तों सामाजिक जो है भारतीय समाज के आधुनिकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति संभावित और उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।